तो क्या आपको पता है कि पिछले साल कितने आईपीओज आए थे? नहीं पता? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। पिछले साल टोटल 16 आईपीओज आए थे, जिसमें से 15 आईपीओ पब्लिकली सक्सेसफुली लिस्टेड हुए। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि सक्सेसफुली लिस्टेड हुए। इसमें से बहुत सारे आईपीओज थे, जैसे कि एसबीआई कार्ड था, बर्गर किंग था, हैप्पीएस्ट माइंड था, और भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज थे जिन्होंने अपना आईपीओ निकाला था। तो हो सकता है आपने इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया होगा या फिर नहीं किया होगा, उस बात पे हम नहीं जाते। हम आज देखेंगे कि क्या आपको सच में इन कंपनीज के आईपीओज में लिस्टेड करना, जो कंपनी लिस्ट होने जा रही है स्टॉक मार्केट में, उनके आईपीओज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पैसा डबल हो जाता है। तो आज हम इसी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि क्या हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर मार्केट में स्टॉक लिस्ट होने के बाद हमें मार्केट से एक्सचेंज के थ्रू हमें शेयर्स खरीदने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। इसे हम ना एक सिंपल सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलिए समझते हैं कि आप एक बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम सोचते हैं आप एक बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान हैं। ओके, आप क्या करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक लैंड है, ओके, वहाँ पे आप फार्मिंग करते हैं। तो अब ये आपका लैंड है जहाँ पे आप फसल उगाते हैं एंड उसे बेचते हैं। एंड मान लेते हैं ये 100 एकड़ का आपका 100 एकड़ का ज़मीन है, ठीक है। एंड 100 एकड़ में आप जब साल के अंत में जब आप हिसाब लगाते हैं तो आप देखते हैं इस 100 एकड़ के ज़मीन में से आपको टोटल 100 करोड़ का फ़ायदा होता है। ओके, तो उस हिसाब से इस ज़मीन की पर एकड़ वैल्यू कितनी हुई? सिंपल 1 करोड़ रुपए। तो अब आप सोचते हैं कि नहीं, मुझे 100 करोड़ नहीं साल का, मुझे आप साल का कुछ ज़्यादा कमाना है, 100 करोड़ से ज़्यादा कमाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल, आपको अपना लैंड का जो साइज़ है वो बढ़ाना पड़ेगा। आपको ये 100 एकड़ से बढ़ के 110 करोड़ या फिर 120 करोड़ या फिर 150 करोड़, जितना आप ज़्यादा ज़मीन खरीद पाएंगे खरीदना पड़ेगा आपको, जिससे आपका जो फसल है उसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा, फसल उगने का रेट बढ़ जाएगा, ज़्यादा फसल आप उगा पाएंगे, उससे आपका प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। 100 करोड़ से ये 110 करोड़ होगा, फिर 120 करोड़, फिर 150 करोड़, ऐसे बढ़ता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास पैसे नहीं है। तो आप क्या करते हैं? आप आसपास गांव में खबर फैला देते हैं कि आप अपने ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना चाहते हैं। सॉरी, ज़मीन का कुछ हिस्सा नहीं, उस ज़मीन से साल के आखिर में जो प्रॉफिट आएगा उसका कुछ हिस्सा आप लोगों को देंगे। बदले में आपको आपके बिजनेस में पार्टनर बनना पड़ेगा। एंड आपने अपनी कंपनी का नाम दिया फॉर एग्जांपल फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड। फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपने क्या किया? आपने फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आईपीओ लॉन्च किया। तो जैसे ही आपने आईपीओ लॉन्च किया, इससे क्या होगा? आपने क्या किया? अपने कंपनी का 25% ओनरशिप आपने सेल करने का सोचा। तो 25% जैसे ही सेल किया, आपके पास रह गया सिर्फ और सिर्फ 75% ओनरशिप। एंड ये 25% ओनरशिप आप जब बेचेंगे तो खरीदेगा कौन? आपके गांव में या फिर शहर में जो रिटेलर्स होंगे, जो आम लोग होंगे, जिनको आपके इस बिज़नेस के बारे में पता है, आपको बिज़नेस के ऊपर भरोसा है कि नहीं, अगर हम इसको पैसा देंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन खरीद पाएगा एंड उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? लोग आपके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो लोग आपके कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ये लोग। एंड इन्वेस्ट करने के बाद ये 5 लोग सब के हिस्से में 5% ओनरशिप आता है। तो आप समझते हैं कि यहाँ पे आप अभी तो इस 100 एकड़ ज़मीन पे 100 करोड़ रुपए कमा रहे हो। तो उस हिसाब से आपका पर एकड़ का जो रियल वैल्यू होता है वो होता है कितना? वो होता है 1 करोड़ रुपए। यानी कि आपके 1%
शेयर की कीमत होता है, फेयर वैल्यू होता है 1 करोड़ रुपए, राइट। ओके, तो क्या आप ये 25% का जो ये अपने स्टेक बेचा, ये आप 25 करोड़ में बेच देंगे, या फिर आप चाहेंगे कि ये 25 की जगह 50 करोड़ आ जाए, या फिर 70 करोड़ आ जाए, या फिर 80 करोड़ आ जाए, या फिर 100 करोड़ से क्यों ना आ जाए? क्या बुराई है? ये परसेंटेज नहीं CR होगा। आप सोचेंगे कि आप कम से कम हिस्सेदारी बेच के जितना ज़्यादा पैसा आप लोगों से उठा पाए, जितना कम हिस्सेदारी बेच के आप जितना ज़्यादा पैसा लोगों से उठा पाए, क्योंकि उससे आपका हिस्सेदारी भी कम जाएगा एंड आपको ज़्यादा पैसा भी मिलेगा, जिससे आप ज़्यादा लैंड एक्वायर करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। और क्योंकि आपने हिस्सेदारी ही कम दे दिया, तो आपको प्रॉफिट का भी बहुत छोटा हिस्सा इन लोगों को देना पड़ेगा, राइट। तो IPO भी ऐसे ही काम करता है। IPO के टाइम में एक बिजनेस का ओनर वो सोचता है कि मैं कम से कम शेयर में कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उठा सकूं। ओके, तो जब एक कंपनी लॉन्च होता है तो हम देखते हैं ना कि इस IPO का प्राइस बैंड रखा गया है 100 से 105 रुपए के बीच, तो वो उसका रियल वैल्यू नहीं होता है। उस स्टॉक का रियल वैल्यू हो सकता है 70 to 80 रुपीज़ है, लेकिन वो आदमी, वो बिजनेसमैन चाहता है कि उससे ज़्यादा पैसा मिले। ऑब्वियसली इसमें कोई बुराई भी नहीं है, हर कोई चाहता है। आप होंगे तो आप भी चाहेंगे, मैं होता तो मैं भी वही करता। तो ये होता है, इसलिए हमें 90% जो IPOs आते हैं उसमें हमें इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। ओके, तो अब हम समझते हैं कि वो 10% केस कब होता है जब हमें IPOs में इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई रिसेशन चल रहा है, ठीक है, पता नहीं मैंने रिसेशन बनाना सही भी लिखा है या फिर नहीं। रिसेशन के टाइम पे अगर कोई कंपनी अपना IPO लाता है तो उस कंपनी का इंटेंशन पब्लिक से ज़्यादा पैसा लेने का नहीं, उस कंपनी का इंटेंशन उस वक्त अपने कंपनी को लॉस से बचाने का होता है, अपने कंपनी को सरवाइव करवाने का होता है। इसलिए उस टाइम पे उस कंपनी का अगर फेयर वैल्यू 50 है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 65 भी चार्ज करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसे इस 50 रुपीज़ की भी बहुत ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, लेकिन ऐसा ही होगा इसका कोई मतलब नहीं है कि रिसेशन के टाइम पे ये IPO रहा है मतलब इसको तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ज़्यादातर चांसेस यही होता है कि जो कंपनियां रिसेशन के टाइम IPO लाता है, यानी कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए अपना नाम लाता है, उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये था आज का पॉइंट। तो क्यों हमें IPO में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये तो मैंने आप सब लोगों को बता दिया। क्योंकि जब भी कोई कंपनी IPO लाता है वो चाहता है उसे मैक्सिमम प्राइस कम से कम शेयर में दे के मिल जाए, इसीलिए कोई भी कंपनी अपना IPO फेयर वैल्यू पे नहीं लाएगा। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ अभी। इस चार्ट पे आपको इजीली दिख रहा होगा, ये जो शेयर का प्राइस है, ये जो शेयर का प्राइस है एंड ये नीचे टाइम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर का जो लाइन दिख रहा है आप लोगों को, ये स्टॉक का रियल वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। एंड ये जो ब्लैक कलर का लाइन आप लोगों को दिख रहा है, ये फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये कंपनी का मार्केट प्राइस है जो स्टॉक मार्केट में चल रहा है। तो जब भी कोई कंपनी अपना IPO लाता है वो अपना जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वहाँ पे कभी नहीं लाएगा, उसके ऊपर ही लाएगा, क्योंकि उसे भी मार्केट को, लोगों को क्या नुकसान हो फ़ायदा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे बस ये चाहिए कि कब मार्केट में मुझे सबसे ज़्यादा प्राइस मिलेगा, क्योंकि मार्केट में फिर प्राइस ये इंट्रिंसिक वैल्यू को ओवर प्राइस करके जा रहा है या फिर उसके नीचे आ रहा है, इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे भी पता है कि जब आप कंपनी जब IPO लाता है तभी वो पब्लिक से पैसा उठाता है। हम जो ये रोज़ शेयर्स खरीद बेचते हैं ना, ये मैं बेच रहा हूँ, आप खरीद रहे हैं, आप बेच रहे हैं, कोई और खरीद रहा है, ऐसे चलता है। हम डायरेक्ट कंपनी से शेयर्स हर रोज़ बाइंग सेलिंग नहीं करते हैं। तो कंपनी एक ही बार में IPO के टाइम पे अपना पैसा उठाता है, तो वो चाहता है कि वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उठा पाए। ओके, तो यही था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो IPO सब्सक्राइब ना करो, सही, हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना इस
चैनल को IPO सब्सक्राइब ना करो, लाइक कर देना इस वीडियो को एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।